विशेष की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं तिरुपति की एक तस्वीर से। तिरुपति में बाढ़ आई हुई है, लगातार तेज बारिश हो रही है और किस तरीके से एक कार बहती चली गई, ये तिरुपति की तस्वीरें देखिए। लगातार पूरे तमिलनाडु में बारिश होती चली जा रही है। पुडुचेरी में पानी भरा हुआ है, चेन्नई में लगातार बारिश है और ये तिरुपति की तस्वीरें हैं। बहुत तेज पानी का बहाव है और गाड़ियां देखिए कैसे पानी में बहती हुई नजर आ रही है। అయ్యో ఆటో వాళ్ళు దిగనే వెళ్ళిపోకూడదా? दूसरी तरफ लोगों को अब भी निकाला जा रहा है। कोई कह सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज है, ये किस तरीके की आपदा है, क्योंकि अपने आप में ये मौसम का एक विकराल रूप है। मानसून की बारिश अब भी लगातार चलती चली जा रही है। ये लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। चेन्नई में भी बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तिरुपति में पानी भरा हुआ है, किस तरीके से गाड़ियां बह रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। अब तो पूरे तमिलनाडु में काफी तेज बारिश है। तो पूरे दक्षिण भारत में जोरदार बारिश है और हालात इतने बुरे हैं, इसकी झलक इन तस्वीरों में दिख सकती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति की तस्वीर है, जहां पर देखिए बाढ़ के कारण गाड़ियां बह रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के पुडुचेरी की हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, जहां पर लगातार बारिश के कारण वाटर लॉकिंग हो रखी है। चेन्नई में पानी भरा हुआ है। ये एक और तिरुपति की तस्वीर है। ये देखिए किसी वाटरफॉल की तस्वीर नहीं है, दूर से ऐसा लगता है वाटरफॉल की तस्वीर है, लेकिन ये पानी इतना ज्यादा भर गया कि पानी का बहाव देखिए। इस वक्त पूरे तिरुपति में मानो जल प्रलय आई हुई है। पूरे तिरुपति में जहां देखिए पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है, सड़कों पर पानी है, सड़कों पर गाड़ियां बह रही हैं। और ये तिरुपति में जरा पानी का बहाव देखिए, हर तरफ पानी पानी है। तिरुपति आंध्र प्रदेश का तिरुपति, क्योंकि ये पर्वत पर पड़ता है, तो ऐसे में आसपास जो जंगल का इलाका है वहां से तेज बारिश, पहाड़ टूट करके गिर रहे हैं। ये लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तिरुपति में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तो ये तिरुपति बालाजी की तस्वीर आप देखिए। कोई कह सकता है कि ये वाटरफॉल की तस्वीर कि बहुत तेज वाटरफॉल की तस्वीर है या फिर बाढ़ की तस्वीर है। सड़कों पर पानी है, गाड़ियां सड़कों पर बह रही हैं। तिरुपति में, तमिलनाडु का भी यही हाल है। दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में लगातार तेज बारिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं देश हित में। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि भारत में भारतीयता, हिंदुस्तान में हिंदुत्व और इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक खबर चर्चा में है। गुरुग्राम में खुले में जहां तहां नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हो रहा था, जिसे सांप्रदायिक रंग देने की खूब कोशिश हुई, लेकिन भारत के नाम को बदनाम करने की सारी साजिशें नाकाम हो गई, क्योंकि अब गुरुग्राम में नमाज के लिए जगह की किल्लत झेल रहे मुस्लिम भाइयों की खातिर हिंदुओं और सिखों ने अपने घर, मकान, दुकान से लेकर गुरुद्वारे तक खोल दिए। जिन मुस्लिम भाइयों को शुक्रवार के दिन एक साथ नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिल रही थी, उन्हें आगे बढ़ के सद्भावना दिखाते हुए हिंदू और सिख भाइयों ने मदद की पेशकश की। यही असली भारत की तस्वीर है। लेकिन क्या आपको पता है कि गुरुग्राम के नाम पर पाकिस्तान जैसा नरकिस्तान मुल्क भी भारत को भाषण देने की हिमाकत कर रहा है। जिस पाकिस्तान में सरेआम सिखों और हिंदू परिवारों पर जुल्म ढाया जाता है, जिस पाकिस्तान में सिखों की नाबालिग बच्चियों को अगवा करके मुसलमान बना दिया जाता है, जिस पाकिस्तान में मियां मिट्टू जैसा कन्वर्जन जिहादी कानून बनाने बिगाड़ने की हैसियत रखी जाती है, जिस पाकिस्तान में कट्टरपंथियों की उंगली पर इमरान खान नाचते हैं, वो पाकिस्तान गुरुग्राम के नाम पर भारत के खिलाफ प्रेस रिलीज निकालता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के खिलाफ त्रिपुरा में विरोध प्रदर्शन होता है, तो पाकिस्तान मस्जिदें ढहाने की अफवाह फैलाता है और भारत पर अंगुली उठाने का दुस्साहस करता है। पाकिस्तान की ना तो बौद्धिक हैसियत है, ना आर्थिक हैसियत है, ना
उसकी कोई राइट है कि वो भारत के मुद्दों पे बोले। मैं पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश, जो ऐसा देश जो आतंकवाद को पनपाता है, उस देश के किसी भी मंत्री के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों का एक स्टेटस है, वो पाकिस्तान के लोगों का जवाब नहीं देते हैं। वहीं भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ऐसी घिनौनी साजिशें पहली बार नहीं हो रही है, ये लगातार चलती रहती हैं और इसके पीछे भी पाकिस्तान की आतंकी चाल होती है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गुरुग्राम की वो रिपोर्ट देख लीजिए जिसे देखकर पाकिस्तान का पेट दर्द बढ़ सकता है। वो पार्कों में नमाज के लिए मजबूर थे, सड़कों पर नमाज की जगह खोजते थे। कहीं किसी के रोजगार का नुकसान होता था, कहीं खुले में नमाज पर एतराज होता था। इन्हें ना तो मस्जिदों में जगह मिलती थी, ना वक्फ बोर्ड इनके हक की जमीनों से कब्जा छोड़ने को तैयार था। लेकिन ये हिंदुस्तान में थे और हिंदुस्तानियों ने इनके इबादत के हक का हौसला बढ़ाया। गुरुग्राम में हिंदुओं ने इन मुस्लिम भाइयों की नमाज के लिए अपने घर से लेकर दुकानों तक के दरवाजे खोल दिए। सिख भाइयों ने अपने गुरुद्वारे के दरवाजे इनकी नमाज के लिए खोल दिए। और इसी गुरुग्राम में दिखी हिंदुस्तान के गुलिस्तान होने की वो तस्वीर जो पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के सीने में चुभती है। ये गुरुग्राम का गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा है। गुरुद्वारे में गुरु पर्व की उत्सव की तैयारियां चालू हैं, लेकिन गुरु पर्व जैसे मौके से पहले इस गुरुद्वारे में आने वाले सिख श्रद्धालुओं ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब इस गुरुद्वारे में शुक्रवार की नमाज के लिए भी जगह उपलब्ध है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। देखो, अब अगर हम एक देश में रहते हैं, हमें हर एक की मजहब का, हर एक की पाठ पूजा का, नमाज का हमें आदर करना चाहिए। अगर किसी को खुले में इतराज है तो हमने जगह खोली कि मैं कहा बाहर उनको इतराज है तो उनका इतराज ना हो, इधर आके नमाज अदा कर लो। ये तो गुरु घर है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। इस गुरुद्वारे की बेसमेंट में काफी जगह है जहां एक साथ बैठकर सैकड़ों लोग जुम्मे की नमाज पढ़ सकते हैं। गुरुद्वारा मैनेजमेंट ने इसी जगह पर शुक्रवार की नमाज कराने का फैसला किया है। दिल खोलना है इनका कि गुरुद्वारे में भी आपको जगह दी जा सकती है अगर आप परेशान हैं, तो ये एक नफरत को ख़त्म करता है और शहर का माहौल इससे मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर होगा। जब शुक्रवार के दिन सिखों के लिए गुरु पर्व जैसा सबसे बड़ा त्योहार होगा, तब गुरुद्वारे में सिख श्रद्धालु ऊपर दर्शन कीर्तन कर रहे होंगे और नीचे बेसमेंट में जुम्मे की नमाज होगी। कल गुरुपुर्ब है तो हम वो बात समझते हुए हम चंद लोग आएंगे यहाँ पर और हमें अलग जगह दी है गुरुद्वारे ने, और हम कल थोड़े से ही लोग नमाज अदा करेंगे और आगे आने वाले हफ्तों में जिस तरीके से जगह होगी उस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। इस गुरुद्वारे में नमाज की पेशकश तो अभी हुई है, लेकिन गुरुग्राम में जब से मुस्लिम भाइयों को वक्फ की जमीनों पर नमाज की इजाजत नहीं मिल रही थी, तब से अक्षय यादव नाम का एक हिंदुस्तानी अपने घर और दुकानों में जुम्मे की नमाज करा रहा है। ये भी वो जगह है जहाँ पर पिछले जुम्मे की जो नमाज अदा की गई, वहाँ पर 20 से 25 मुस्लिम भाई आए थे जिन्होंने नमाज अदा करी, और यही जगह वहाँ पर हिंदू भाइयों ने अपनी दी थी। बाहर में अगर नमाज अदा करने की विरोध कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने दरवाजे खोल दिए, आप आराम से नमाज अदा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय भाई ने तौफीक भाई से संपर्क करके कहा कि हमने सुना है कि ऐसा ऐसा बात विवाद हो रहा है नमाज को लेके, अगर आप लोगों को कहीं जगह की कमी हो रही है और नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो हमारा ये जगह खाली है, आप यहाँ आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। गुरुग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर तब भी दिखती थी जब 29 अक्टूबर को विवादित मौके पर एक मुस्लिम कारोबारी परिवार के साथ आनंद सैनी नाम का युवक खड़ा था। सायरा और रईस खान नाम के इन कारोबारियों की दुकान के ठीक सामने नमाज पढ़ी जाती थी, जिससे उनका कारोबार चौपट हो रहा था। और ऐसे ही मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए हिंदू और सिखों ने अपने घर और गुरुद्वारे खोल दिए थे। वैभव परमार, जी मीडिया, गुरुग्राम।
तो यह है हिंदुस्तान की रवायत, जहां हर धर्म मजहब के लोग एक दूसरे के साथ सुख शांति से रहते हैं और रहेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान का यही हाल है? पाकिस्तान में माइनॉरिटी सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान हर गुजरते दिन के साथ अल्पसंख्यकों को निगलता जाता है। जिस पाकिस्तान में गैर मुसलमान होना या शिया होना या फिर अहमदी, बलूच, पुख्तून या फिर कश्मीरी होना भयानक जुर्म माना जाता है, उस पाकिस्तान के कट्टरपंथी जिहादियों से माइनॉरिटी को दुनिया की कोई ताकत बचा सकती है क्या? आपको यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। खासकर हिंदुओं की बात की जाए तो आजादी के वक्त पाकिस्तान में 15% हिंदू थे, जो अब हैं 1.5%। बाकी क्या हुआ? या तो कन्वर्ट करवा दिए गए या फिर मार दिए गए। जिस कराची में आजादी के वक्त 51% हिंदू रहते थे, अब आज सिर्फ 2% हिंदू बचे हैं। इतना ही नहीं, अत्याचार से घबराकर हर साल 5000 से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान छोड़ देते हैं। और इसी साल पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को जबरन मुसलमान बनाया जाता है। 20 लाख से ज्यादा हिंदुओं से हर साल फिरौती वसूली जाती है। उस पाकिस्तान में कहने को तो 428 मंदिर खंडर हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 20 मंदिरों में ही पूजा होती है। पाकिस्तान में 95% मंदिर या तो तोड़े जा चुके हैं या उनमें शौचालय तक बनाया जा चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले 80% हिंदुओं को शव दफनाना पड़ता है। इस तरह का अत्याचार आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नर्क में रहने वाली स्थिति है वहां पर। ऐसा दमन और अत्याचार पाकिस्तान में होता है और ये पाकिस्तान सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों के आधार पर भारत को नसीहत देता है। दरअसल गुरुग्राम के मसले में पाकिस्तान की दिलचस्पी के पीछे कारण समझिए। अब एक दिन पहले की बात है जब अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के मामले में कट्टरपंथी पाकिस्तान और तालिबान को चिंता का विषय बताया है। अमेरिकी सरकार हर साल सीपीसी यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न फॉर वायलेटिंग रिलीजियस फ्रीडम की लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में तालिबान, आईएसआईएस, बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठन होते हैं और इसी लिस्ट में पाकिस्तान भी है। रोचक बात यह है कि कंसर्न करने वाले टॉप 10 देशों में पाकिस्तान का नाम शामिल है और पाकिस्तान के चेहरे पर यह जो काली पुती है उसको धोने की कोशिश में उसने गुरुग्राम के मामले पर प्रेस रिलीज जारी करके अपनी खींच मिटाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, अब करतारपुर का जिक्र करते हैं। वैसे धार्मिक सहिष्णुता के मामले में हिंदुस्तान की हैसियत और पाकिस्तान की साजिशों की बात की जाए तो करतारपुर कॉरिडोर एक शानदार मिसाल है। करतारपुर साहिब पाकिस्तान में आजादी के 7 दशकों तक पाकिस्तान ने यहां किसी भारतीय सिख को फटकने तक नहीं दिया, लेकिन 2 साल पहले पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला किया। इस कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की प्लानिंग खालिस्तानी आतंकवाद बढ़ाने की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसे इमरान की गुगली तक करार देना चाहते थे, लेकिन भारत जैसे मजबूत सेकुलर फैब्रिक वाले देश ने और देशभक्त सिख समुदाय के आगे पाकिस्तान की बिल्कुल न चली और पाकिस्तान की साजिश औंधे मुंह गिर गई। बेचारा पाकिस्तान अब भी पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर डोरे डालने की भरपूर कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को पता नहीं है कि सिद्धू की रगों में भी हिंदुस्तान का ही खून है। कट्टरपंथी पाकिस्तान की जमीन हिंदुस्तानी आस्था की रोशनी से जगमग हो रही है। करतारपुर सिखों के गुरु नानक देव जी की पुण्य भूमि ही नहीं, हिंदुस्तानी संस्कृति का एक परम तीर्थ है और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था के इसी तीर्थ पर जाने का रास्ता भारत सरकार ने खोल दिया है। भारत के सिख श्रद्धालुओं के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रियों के साथ इसी कॉरिडोर के जरिए करतारपुर दर्शन के लिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका काफिला यहां पर है और वो अपना हाथ हिलाकर सबको जो है वो विश किया उन्होंने और अब वो बिल्कुल काफिला अंदर जा चुका है। अब करतारपुर के दर्शन के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पहुंच चुके हैं कॉरिडोर पर। चन्नी के साथ पंजाब सरकार के दर्जन भर मंत्री करतारपुर गुरुद्वारा दर्शन को गए, लेकिन इस जत्थे में नवजोत सिंह सिद्धू शामिल नहीं थे। नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी का झगड़ा जो है अभी तो चलेगा और ये झगड़ा चुनाव तक चलता रहेगा, क्योंकि दोनों ही लोग जो हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कांग्रेस के पास कोई तरीका नहीं है कि इस लड़ाई झगड़े को वो ख़त्म कर सके। ये तो पंजाब की लोकल सियासत की चर्चा है, लेकिन पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू अलग से 20 नवंबर को करतारपुर जाने वाले हैं, जिनके लिए पाकिस्तान में स्वागत की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं।
20 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए करतारपुर साहिब माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे, जहां पाकिस्तान ने उनके लिए बड़े इंतजाम कर रखे हैं। पाकिस्तानी सूत्र बताते हैं कि जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू वहां पहुंचेंगे तो उनको हाई प्रोटोकॉल वेलकम दिया जाएगा। साथ ही उनके लिए पाकिस्तान की ओर से एक बड़ा मंच तैयार किया गया है। पाकिस्तान से यह भी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू को लेने के लिए खुद पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर पाकिस्तान स्थित कॉरिडोर पर पहुंचेंगे। पाकिस्तान की सरकार, फौज और आईएसआई न जाने किस गलतफहमी में सिद्धू का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने का मंसूबा पाले हुए हैं। सिद्धू के स्वागत के लिए पाकिस्तान में स्पेशल अरेंजमेंट किए जाने के पीछे पाकिस्तान की क्या साजिश है, उसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए वहां कोई इंतजाम नहीं होता। भारत की ओर से बीजेपी का प्रतिनिधि दल जाता है, उनके स्वागत के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं करता। लेकिन जिस पंजाब की अंदरूनी सियासत में चन्नी और सिद्धू के बीच खींचतान की खबरें आती हैं, वहां सिद्धू के लिए अलग से मंच तैयार किया जाता है। 2019 में भी भारत के खिलाफ सिद्धू का इस्तेमाल करने की कोशिश में इमरान खान से लेकर पाकिस्तानी जनरल बाजवा और खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल चावला तक सिद्धू के आव भगत में लोटपोट करते रहे और फोटोबाजी भी की। लेकिन पाकिस्तान की इन हरकतों का कोई नतीजा नहीं निकला और इस बार भी गुरु नानक देव जी की जयंती जैसे पावन मौके पर जब भारत के श्रद्धालु करतारपुर जा रहे हैं तो पाकिस्तान की साजिशें नाकाम ही होंगी। रविंदर सिंह रॉबिन के साथ अमित भारद्वाज, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, करतारपुर कॉरिडोर, गुरदासपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत के कारोबारी जगत में आज एक बड़ी घटना हुई है। पेटीएम नाम की जिस कंपनी ने 10 सालों के अंदर भारत के घर घर तक अपनी पहुंच बनाई, आज शेयर बाजार में उसका पहला दिन बेहद खराब रहा। 27% की गिरावट दर्ज की गई। आज पेटीएम की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग थी। कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा ने घंटा बजाकर कंपनी की लिस्टिंग की औपचारिकता पूरी की। कंपनी के आईपीओ की शानदार ओपनिंग की उम्मीद थी, लेकिन जिस पेटीएम को लेकर निवेश के बाजार में बड़े बड़े सपने देखे गए थे, उसके निवेशकों का 35,000 करोड़ रुपए एक दिन में डूब गया। हिसाब लगाया जाए तो हर एक शेयर पर करीब 586 रुपए का नुकसान हुआ। पेटीएम के निवेशकों के लिए यह बड़ा नुकसान है, लेकिन कंपनी के मालिक विजय शेखर शर्मा काफी उम्मीद से हैं। उन्हें भरोसा है कि कंपनी अब अच्छा करेगी, आगे अच्छा करेगी। पेटीएम के लिए बहुत बड़ा दिन था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम की लिस्टिंग होनी थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल तक सजावट हुई थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। रोटुंडा ट्रेडिंग हॉल में बधाइयां लेने देने का सिलसिला चल रहा था। प्री लिस्टिंग भाषण के लिए जब विजय शेखर शर्मा पहुंचे तो भाषण से पहले राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता शब्द पर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। विजय शेखर शर्मा समेत सबके चेहरे पर लिस्टिंग की खुशी थी। विजय शर्मा ने जब घंटा बजाया तब भी उनके चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही थी। लेकिन इस हॉल में किसी को शायद ही पता था कि देश के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्टिंग के दिन यह हालत होगी। पेटीएम ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 2080 से 2150 रुपए प्रति शेयर रखा था। सुबह 10 बजे की यह कीमत 11 बजते 1950 रुपए पर पहुंच गई। 12 बजे 1609 रुपए का स्तर था। दोपहर 1 बजे तक प्राइस थोड़ी सुधरकर 1636 रुपए हुई। दोपहर 2 बजे 1660 रुपए, लेकिन दोपहर 3 बजे तक फिर गिरकर 1561 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। पेटीएम के इस सफर में उसके निवेशकों की 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डूब गई। फिर भी पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा इस झटके को लेकर आशावादी बने हुए हैं। मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने हमारी बात सुनी समझी है उनके लिए हमारा बिजनेस मॉडल समझ में आ पाता है, हम क्लैरिफाई कर पाते हैं। और जिन्होंने नहीं समझी, उनको नहीं समझ में आ पाता, तो फिर वो अपना एक तरह का ओपिनियन बिल्ड करते हैं। मेरा मानना है जब हम उनसे बात करेंगे तो हमारी और भी क्लैरिफिकेशन और समझ में आएगा कि क्या बिजनेस मॉडल है। ऐसा नहीं है कि पिज्जा बनाना गलत बात है और ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि थाली चलाना गलत बात है। पेटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा लिस्टिंग के दिन ही इस बड़े झटके के पीछे कुछ कारण मानते हैं। विजय शर्मा के मुताबिक कंसल्टेंसी फर्म मैकेवियरी को शायद पेटीएम का बिजनेस समझ में नहीं आया और उसने जो आउटलुक दिया उसका नुकसान हो गया।
इसके अलावा विजय ब्रोकरेज और इंश्योरेंस कारोबार की वजह से नुकसान की आशंका जताते हैं। विजय शेखर का मानना है कि मुनाफे में आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि उनकी कंपनी की साल दर साल 60% की ग्रोथ रही है। हमारे अंदर हम बहुत सारे बिजनेसेस की एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर एक बिजनेस होगा जिसमें बहुत सारा प्रॉफिट बन रहा होगा और फ्री कैश भी जनरेट कर रहा होगा, दूसरा बिजनेस होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और तीसरा बिजनेस होगा जो कि लॉस मेकिंग भी होगा। तो आप कंबाइंड लेवल पे बात करते हैं, और हमारे यहाँ मल्टीपल सर्विसेज और मल्टीपल बिजनेसेस का कंबाइंड बिजनेस मॉडल है। तो ये बात मैं जरूर आपको समझा देना चाहता हूँ और आपके द्वारा दर्शकों को समझाना चाहता हूँ कि पेटीएम के बिजनेस में बहुत सारे प्रॉफिटेबल लाइन आइटम है। ये तो हम अपने लिए अपने फ्यूचर में जो बिजनेसेस आने वाले हैं, जैसे आपने खुद ही कहा इंश्योरेंस, मैंने बताया क्रेडिट और इंश्योरेंस और वेल्थ, इनमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको लगता है कि कंबाइंड लेवल पे कंपनी में लॉस है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो डिफरेंट लाइन आइटम बेसिस पे हम बहुत ही खुश हैं इस बात से। 18,300 करोड़ रुपए का इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ भारत का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसमें कंपनी ने नए इक्विटी शेयर जारी करके 8,300 करोड़ रुपए जुटाए थे और मौजूदा शेयर धारकों और प्रमोटरों ने 10,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। हालांकि जानकार बताते हैं कि पेटीएम के शेयरों में अभी 40% तक की गिरावट हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.